चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी का। एक बार पुनः आप सभी का हम लोग का यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में सभी का स्वागत है। और पुनः हम लोग आज फिजिक्स के क्लास के लिए फिर से जुड़ गए और इस पार्ट में आज हम लोग समतल दर्पण से आगे गोलीय दर्पण पर विशेष चर्चा करेंगे। पिछले क्लास तक हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स में जो समतल दर्पण का सेशन है वो बड़ा मजेदार रहा और आज के क्लास में गोलीय दर्पण के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, फिर अवतल दर्पण और फिर उत्तल दर्पण और तब सबको बांधेंगे। तो आज का क्लास में जो कंसेप्ट मिलने वाला है बड़ा मजेदार कंसेप्ट होगा। ऐसा तुमको कोई और चैनल पर नहीं मिलने वाला है, एक ही चैनल पर मिलेगा और वह चैनल है VSR अड्डा। तो आज के कंसेप्ट के लिए फिर से सभी लोग तैयार हो जाइए और ऑप्टिक्स कैसे पढ़ा जाता है यह हमारे चैनल पर जुड़कर जानिए और बाकी लोग को जोड़िए। तो चलिए क्लास शुरू किया जाए बिना लेट किए हुए। तो सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास शुरू हो रहा है आज का। इसमें हम लोग चले गोलीय दर्पण, ध्यान देंगे बढ़िया से। आज का जो सेशन है उसमें गोलीय दर्पण हम लोग चलेंगे और यह गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर है और सभी बच्चे इस गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर को एकदम ईमानदारी से एकदम मजे में समझेंगे। अगर किसी बच्चों को PDF की आवश्यकता होती है तो PDF के लिए हम लोग का टेलीग्राम चैनल VSR अड्डा है। एकदम जाके टेलीग्राम पर सर्च मारिए, वहां ये चैनल मिल जाएगा और वहीं आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए तो फिर से जुड़ा जाए इसमें गोलीय दर्पण। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, कैसा होता है? गोल, तो उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन दर्पण जब पूरा गोल हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे चेहरा किस साइड से, इसीलिए गोलीय दर्पण को तोड़कर अलग अलग दो हिस्से में बांटते हैं। यह देखिए दो हिस्सा में बांट दी और एक दर्पण को बाहर से रंगते हैं और एक दर्पण को अंदर से रंगते हैं। जिस दर्पण को बाहर से रंगते हैं उसमें चेहरा देखने वाला अंदर की ओर होता है, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं। केव माने गुफा जैसा, ही गुफा जैसा लगेगा। और ये जो चेहरा बाहर से देखेंगे तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। यह हमारा उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में चेहरा देखने वाला बाहर से है, जिस सेक्शन में ई उठा रहता है। तो दिमाग में सेट करना है कि उठल है तो उत्तल है, कॉनकेव माने केव माने गुफा है, धसल है तो अवतल है। यह गोलीय दर्पण का पार्ट है। अब गोलीय दर्पण में हम लोग जो इंपॉर्टेंट सुनेंगे वह सबसे इंपॉर्टेंट होगा गोलीय दर्पण का महत्वपूर्ण परिभाषा। और सभी बच्चे गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण परिभाषा जो है यह गोलीय दर्पण में सभी लोग सीखेंगे। और जितने बच्चे हैं अभी का क्लास एकदम ध्यान दे देते हैं तो उन बच्चों का आज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम एक दर्पण लिए हैं तो ऐसे आधा में रंगा हुआ है और ऐसे है। अगर ये दर्पण ऐसे है तो ये जरूर कभी ना कभी गोल रहा होगा, कभी ना कभी गोल रहा होगा, तभी ना तोड़ के आधा निकाले हैं। यदि यह गोल रहा होगा तो इसका जो सेंटर होगा, ये जो सेंटर होगा इस सेंटर C को ही वक्रता केंद्र कहेंगे। यह हमारा वक्रता केंद्र है। एकदम ध्यान देंगे बढ़िया से कि दर्पण जो आधा से तोड़ के जो हम लोग रखे हुए थे इसके मध्य बिंदु को, इसी के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। इसको P से लिखेंगे और एकदम ध्यान दीजिए बढ़िया से P और P को जोन रेखा मिलाएगा, रेखा को, जो रेखा देख रहे हैं
इसी को मुख्य अक्ष, यही मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और मुख्य अक्ष को एक्स वाई से लिखेंगे, मुख्य अक्ष को एक्स वाई से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम कंसेप्ट समझिए बढ़िया से। अब हम लोग चले इसमें मुख्य अक्ष के बाद, तो यहां पर मान लो इसको मिटा दिए, गोल था इसको हटा दी, तो जब प्रकाश की किरण को हम लोग इस दर्पण पर भेज रहे हैं तो ये दर्पण पर आएगा, और आने के बाद ये टकरा के जाएगा, जहां से जाएगा वही तो फोकस कहलाएगा, जहां से टकरा के गया वही फोकस है, ये हमारा जानते हैं पी। अब सुनेंगे बढ़िया से, एकदम बढ़िया समझ रहे हैं। पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच की जो दूरी है, इसी दूरी को पी और एफ के बीच के दूरी को, पी और एफ के बीच की दूरी को, इतना दूर को छोटा एफ फोकस दूरी कहते हैं, यह हमारा फोकस दूरी है। और पी से सी, पी से सी यहाँ तक जो है कि आर है, और ई हमारा वक्रता त्रिज्या है। और ये जो देख रहे हैं दर्पण का दोनों किनारा, इस किनारा को अगर मिला दिया जाए तो यह किनारा हमारा द्वारक कहलाता है, ये हमारा व्यास जो है यह द्वारक कहलाता है। इतनी बातें सभी बच्चों का क्लियर होना चाहिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को P से लिखते हैं, वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, एक्स वाई से लिखते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, अक्ष से समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, जहां ये काट रहा है, ये जो कट रहा है, यही फोकस है। ध्रुव से फोकस का बीच का दूरी फोकस दूरी, और ध्रुव से सी के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या हो। अब समझिए एक कंसेप्ट क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे। यदि हमको P से C जाना है, सुनेंगे बढ़िया से, तो P से C जाने के लिए हमको P से पहले F जाना होगा, और फिर हमको F से C जाना होगा। अब दूसरी बात, जितना PF है उतने FC है, PF बराबर है FC के, और हम लोग जानते हैं कि PF को छोटी f कहते हैं, कि हमारा छोटी f। अब जल्दी बोलो, PC बराबर PF के जगह छोटी f। अब FC बराबर है PF के, तो यह भी छोटी f होगा। PC को R कहते हैं, f जोड़ f बराबर 2f, और यहीं से निकलेगा f बराबर R/2। ये दोनों कंसेप्ट सभी बच्चों का एकदम क्लियर चाहिए। ये दोनों कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सभी बच्चे एकदम स्पष्ट रूप से इसको समझ जाएंगे। एकदम जितने स्टूडेंट हो सभी को समझ में आएगा। P से C जाना है तो P से F जाएंगे, F से C जाएंगे, P F के बराबर होगा और E F C के होगा। P से F तो छोटा है, P से C F जोड़ F, तो R बराबर 2F और F बराबर R/2। कहने का तात्पर्य क्या है? गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या
फोकस दूरी का दुगना होता है। एकदम समझेंगे। तो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या है कि फोकस दूरी का दुगना, और गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसको r इंटू 1/2 लिख सकते हैं। ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो हम समझते हैं गोलीय दर्पण का कंसेप्ट जो है वह सभी बच्चे को समझ में आ गया। तो गोलीय दर्पण के साथ साथ अभी के क्लास में हम लोग अवतल दर्पण को भी कवर कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण किसको कहेंगे? तो अभी समझाए कि अगर कोई दर्पण लेते हैं और इस दर्पण को हम लोग ऐसा करते हैं कि बाहर से कलई कर दी, तो जब बाहर से कलई कर दिए तो ये अंदर से धसा प्रतीत हुआ। ऐसे दर्पण को ही हम लोग यहाँ पी, एफ और ये हमारा सी हो जाएगा। इसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और हम लोग जो सीखेंगे अवतल दर्पण में वह यह होगा कि इसमें किरण आरेख कैसे कैसे चलाएंगे। तो एकदम सुनिए बढ़िया से। अवतल दर्पण में किरण आरेख, यहाँ हम लोग किरण आरेख सीखेंगे, कहाँ से चलाएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, उन सभी को देखेंगे। चलिए एकदम ध्यान दीजिए, एकदम समझ में आएगा। थोड़ा फिगर भी बना रहे हैं ताकि आपको समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। बस हो गया, थोड़ा सा और एक फिगर और बनेगा और हम लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, एकदम कंसेप्ट सभी का क्लियर है, सभी का कंसेप्ट क्लियर होगा जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारा चैनल ही है कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। तो ध्यान दिया जाए, अभी जो कंसेप्ट चलेंगे उस पर पूरे ईमानदारी से समझे। अवतल दर्पण में किरण आरेख के 4 नियम है, एकदम दिमाग में सेट करेंगे। अवतल दर्पण में किरण आरेख के कुल कितने नियम है? 4 नियम। अब पहला नियम सीखेंगे, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को भेजेंगे तो यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर यदि किरण को चलाते हैं तो परावर्तन के बाद यह फोकस से चला जाएगा। यदि फोकस से चलाते हैं तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और सी से भेजते हैं, सी से भेजेंगे तो यह जिस पथ पर जाएगा उसी पे लौट जाएगा। और यदि ध्रुव से भेज दिए तो आपतन कोण और परावर्तन कोण यह दोनों बराबर होंगे, समझेंगे बढ़िया से। अवतल दर्पण में जब वस्तु को प्रकाश के किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो यह फोकस से जाता है। यदि फोकस से भेज देंगे तो यह सीधे हो जाता है, और सीधे भेज देंगे तो यह सी से सीधे भेजेंगे तो उसी पर लौट जाएगा। और यदि ध्रुव से जाएगा तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब फिगर देख के एक क्वेश्चन बताना है, देखते हैं कितना बच्चा ये क्वेश्चन सही करता है। फिगर देख लो और बढ़िया से क्वेश्चन बताओ। अवतल दर्पण में कहां से किरण गुजारेंगे तो विचलित
नहीं होगा, एकदम जल्दी से बताओ। अवतल दर्पण में कहां से किरण गुजारेंगे तो यह विचलित नहीं होगा, एकदम जल्दी से बताना है। बताइए। बहुत बढ़िया। अवतल दर्पण में जब सी से किरण गुजारते हैं तो यह विचलित नहीं होता है, उसी पर लौट जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग चले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। चलिए ध्यान दिया जाए। पहला तो यह क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की कितनी स्थितियां प्राप्त हो सकती है, तो हम लोग का आंसर हो जाता है 6 स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। संभव है 6, 7वां संभव नहीं, तो 6 प्राप्त कर सकते हैं। और यह 6 बड़ा आसान है। अगर हम लोग कोई अवतल दर्पण लेते हैं, यह देखिए हमने एक अवतल दर्पण ले लिया। अब जैसे ही दर्पण लिए वैसे ही बैठ के पेप्सी पी लेना है, PFC। जैसे ही दर्पण लेंगे वैसे ही बैठ के पेप्सी पिएंगे, यह हो जाएगा PFC। क्या होगा? PFC। बोलिए एकदम क्लियर। बहुत बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, सुनेंगे। यदि वस्तु अनंत पर है, सुनेंगे एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा सभी बच्चों का। यदि वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दिमाग में सेट करेंगे। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और फोकस पर है तो अनंत पर बनता है। बस उल्टा सीधा दिमाग में सेट हो गया। अनंत पर तब फोकस पर, फोकस पर था अनंत पर। यदि वस्तु अनंत और सी के बीच है, यदि वस्तु अनंत और सी के बीच है तो इसका प्रतिबिंब F और C के बीच बनेगा, F और C के बीच। और यदि वस्तु F और C के बीच है, इसका प्रतिबिंब अनंत और C के बीच बनेगा। एकदम दिमाग में सेट करना है। दूसरी बात, यदि वस्तु C पर है तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। और यदि P और F के बीच है, P और F के बीच, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब है यह दर्पण के पीछे बनेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा जी, एकदम समझने में बड़ा मजा आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनंत पर तो F पर, F पर तो अनंत पर, अनंत पर तो F पर, F पर तो अनंत पर, अनंत और C के बीच तो F और C के बीच, और F और C के बीच तो अनंत और C के बीच, C पर का C पर, P और F के बीच तो दर्पण के पीछे। एकदम हमको लगता है आसानी से याद होगी। अब सुनेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट और दे रहे हैं, थोड़ा कंसेप्ट में कहेंगे कि वाह ये तो मजा आ गया सर, ऐसा कंसेप्ट नहीं देखे थे। यदि वस्तु को C पर रखेंगे, इसका प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, और C से पहले रहेगा तो छोटा होगा, और C के बाद में रहेगा तो बड़ा होगा। कितना मजेदार बात। यदि वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब का आकार बराबर है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बराबर है। और यदि, एकदम सुनेंगे बढ़िया से, यदि यह C से पहले है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और C के बाद है तो बड़ा। अब हम पूछे, यदि वस्तु अनंत पर है तो अनंत मतलब C से पहले हो जाएगा। बहुत दूर में अनंत होता है, इधर आ जाएंगे तो अनंत और C के बीच हो जाएगा। तो अनंत पर कहेंगे तो दिमाग में सेट करना है छोटा। कहा दे कि जल्दी बोलो, F पर रखे हैं तो F पर रखेंगे तब बड़ा बनेगा, इसी के ही साइड में है। अगर F तक चलेंगे तो यह वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन F के बाद रखेंगे तो यह काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। F से पहले रखेंगे, F से पहले तो काल्पनिक और उल्टा बनेगा, सॉरी वास्तविक और उल्टा बनेगा। F से पहले रखेंगे
तो यह हमारा वास्तविक और उल्टा है, लेकिन एफ के बाद चलेंगे तो काल्पनिक और सीधा हो। एकदम मजेदार बात, अब तो क्लियर हो गया। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है तो एफ पर, छोटा वास्तविक उल्टा। एफ पर रखेंगे तो एफ पर जब रखते हैं तो एफ पर का अनंत पर और बड़ा वास्तविक उल्टा। पी और एफ के बीच, तो पी और एफ का बीच यहां होगा काल्पनिक सीधा और दर्पण के पीछे। एकदम बहुत बढ़िया, समझ गए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अब है क्वेश्चन राउंड की, तो क्वेश्चन राउंड पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी लोग क्वेश्चन राउंड को आसानी से समझोगे। जल्दी बताइए, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि दोनों होता है? अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? जल्दी से आंसर करिए। तो अभी सिखाए अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखिए इधर तक है तो वास्तविक और एक बार काल्पनिक बना है, बहुत बढ़िया। और वास्तविक काल्पनिक है तो उल्टा और सीधा, इसमें दोनों प्रतिबिंब की प्राप्ति होगी। अगला बात, इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? जल्दी से बताइए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? एकदम सेट करिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो बड़ा, छोटा और बराबर, यह तीनों आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एकदम देखिए यहाँ पर रख दिए तो बराबर, इससे पहले रखेंगे तो छोटा, के बाद रखेंगे तो बड़ा, छोटा, बराबर और बड़ा, तीनों आकार का प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हुआ। एकदम बहुत बढ़िया आप लोग समझे हैं, और जो ध्यान दे दिए एकदम उनका अवतल दर्पण क्लियर होगी। अब एक शब्द सिखा रहे हैं, सुनना है बढ़िया से। एक शब्द है आवर्धित, और आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, और एक शब्द है हरासित। हरासित का मतलब होता है छोटा। यदि हम चाहते हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो तो वस्तु को कितनी जगह रखेंगे? जल्दी से बोलिए। यदि हम चाहते हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो तो वस्तु को कितना दूर रखेंगे? एकदम जल्दी से आंसर करना है। आवर्धित प्रतिबिंब के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? जल्दी बताइए। तो देखिए आवर्धित का मतलब बड़ा है, और बड़ा कब प्राप्त होगा? जब एक बार एफ रखेंगे, एफ पर रखेंगे। दूसरा बोलिए सी और एफ के बीच रखेंगे, और तीसरा सी और एफ के बीच रखेंगे। आवर्धित के लिए तीन स्थिति है। पहला एफ पर, एफ और सी के बीच, और तीसरा पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। लेकिन आवर्धित में यह दोनों कंडीशन जो देख रहे हो, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा और यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। एकदम दिमाग में सेट करो, यहाँ वास्तविक और यहाँ काल्पनिक, एकदम दिमाग में सेट करना है। इधर अगर हम लोग चले कि हरासित प्रतिबिंब कैसा होगा? हरासित, तो हरासित प्रतिबिंब जल्दी से बोलिए कैसा प्रतिबिंब होगा? तो हरासित का मतलब छोटा, और यह अभी भी समझाएं कि यह भी दो जगह पर प्राप्त होगा, जिसमें एक जगह हमारा यह देखिए अनंत पर है, और दूसरा अनंत और सी के बीच है। पहला अनंत पर और दूसरा अनंत और सी के बीच, दूसरा अनंत और सी के बीच होगा। एकदम ध्यान दीजिए, हम समझते हैं कि सभी लोग का स्पष्ट होगा। पहला बोलिए
अनंत पर हरासित के लिए, छोटा के लिए, और अनंत और सी के बीच, और यह हरासित और वास्तविक होगा तो एकदम सभी बच्चों का स्पष्ट होगी। चलिए अंतिम टॉपिक है अवतल दर्पण का, उस पर डिस्कस किया जाए। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग एकदम सुनेंगे बढ़िया से। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में करते हैं। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में। और तीसरा, अवतल दर्पण का उपयोग, ध्यान देंगे बढ़िया से, अवतल दर्पण का उपयोग जो ENT आंख, नाक, गला, इस सब का जो डॉक्टर होते हैं वह इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी दर्पण का उपयोग हम लोग सर्च लाइट में करते हैं। इसी दर्पण का उपयोग हम लोग सौर भट्ठी में करते हैं और इसका उपयोग सोलर कुकर में भी करते हैं। तो अवतल दर्पण का इतना उपयोग दिमाग में सेट रखना है। पहला हजामत बनाने में, और दिमाग में सेट करेंगे हजामत बनाने के लिए चेहरा को P और F के बीच रखेंगे ताकि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो, क्योंकि बाकी जगह वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो रहा था। गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल लाइट को फैलाता है, इसीलिए गाड़ियों के हेडलाइट में इसका उपयोग करते हैं। यहाँ ENT विशेषज्ञ जो है बड़ा देखने के लिए अंदर क्या दिक्कत है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट में भी किसका प्रयोग है? अवतल दर्पण का प्रयोग है। सौर भट्ठी में किसका प्रयोग है? अवतल दर्पण का उपयोग है। और अवतल दर्पण के सोलर कुकर में ऊष्मा संग्रहण हो सकता है, इसका ढक्कन हटा दोगे फिर भी, इसीलिए इसमें तलने और भूजने जितना काम होगा वह सब काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, हम समझते हैं सभी को समझ में आया। पुनः आपका एक बार फिर से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय दिया। एक बार आप लोग फिर से इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूरे दोस्त को VSR अड्डा के बारे में बताइए कि नौकरी का कोई अड्डा है तो वह VSR अड्डा है। यहाँ जुड़िए और नौकरी पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।